हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आप लोगों की दिवाली होप सो बहुत बढ़िया रही होगी। तो दिवाली की फिर से एक बार आप सभी को बधाइयाँ। और चलो बच्चों, आज हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से रिलेटेड ही कुछ और टॉपिक हैं जिसको आज हम लोग क्लियर करते हैं और समझते हैं। जिनमें से हमारा पहला टॉपिक जो है आज मैंने जो लिया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल। देखो लिखा ना, पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ टू यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेट कह लो या पैरेलल सीट कह लो कि दो हमारे पास पैरेलल सीट हैं। ठीक है, सीट 1 एंड सीट 2 एंड बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब ये दो प्लेट के लिए हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एंड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, यानी P1 पॉइंट पे, P2 पे एंड P3 पे। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट P1 की अगर हम बात करें तो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द P1, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड सीट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। सो इसके लिए भी यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो भी अवे फ्रॉम द शीट। इसी सिमिलरली पॉइंट P3 की अगर हम बात करें तो P3 पॉइंट पर भी आपको यही मिलेगा कि ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिवली चार्ज सीट है, इसके लिए भी इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब बिटवीन की बात करें तो बिटवीन पॉइंट P2 पे अगर हम देखें तो हमारा जो शीट 1 है, शीट 1 पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे अवे फ्रॉम द सीट, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इससे भी अवे फ्रॉम द सीट। तो हमने डायग्राम अगर ध्यान से देखा तो हमने देखा कि P1 और P3 एक जैसा है और P2 हमारा अलग है। इसका मतलब रिजल्ट भी हमारा P1 और P3 का एक जैसा आना चाहिए और P2 का अलग होना चाहिए। और शीट के लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो कितना आती है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आता है। ये पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का डाल दूंगा, पिछले वीडियो का। अब ध्यान से समझना कि अगर एक शीट है और उसके राइट साइड निकालना हो या लेफ्ट साइड निकालना हो, डिस्टेंस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, डिस्टेंस इस वाले में कहीं है ही नहीं, तो केवल चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट इस वैल्यू पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है। तो हमारा ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और सिग्मा की वैल्यू सबको पता है कि सिग्मा जो होता है ये क्या होता है, चार्ज अपॉन प्लेट एरिया, चार्ज अपॉन प्लेट एरिया के बराबर होता है। तो सिमिलरली अगर हम E1 और E2 की वैल्यू निकालें तो E1 की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की वैल्यू निकालें तो सिमिलरली आ जाएगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पॉइंट P1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है P1 पे कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमारा P3 पे, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि यहाँ पे E1 और E2 आपस में क्या कर दिए जाएंगे, सम कर दिए जाएंगे। तो डायरेक्ट हम सम निकाल लेंगे, यानी हमारा आ जाएगा कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जो कि हमारी कुछ इस तरीके से निकला। ठीक है, कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम मान ले, कंडीशन मान ले कि सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 ये बराबर हो सिग्मा के, यानी कि दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर हो, और उस इक्वल वैल्यू को हमने क्या एज्यूम कर लिया, सिग्मा अगर एज्यूम कर लिया तो अब क्या करेंगे कि सिग्मा यहाँ भी सिग्मा रखेंगे, यहाँ भी सिग्मा रखेंगे, यानी सिग्मा और सिग्मा रख देंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा। अब 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3 इज इक्वल टू कितना कि 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 से 2 हमारा कट गया तो बचा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे फिगर में कि P1 पॉइंट पे और P3 पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का, कि सेकेंड पॉइंट में हमने देखा एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वैल्यू हमारी इधर काम कर रही है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो अगर मान लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इस डायरेक्शन में है तो हमारा पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा सेकेंड पॉइंट पे, तो हमारा आ जाएगा कि E1। वैसे अगर वेक्टर फॉर्म में जब हमें लिखना होता है तो हम हमेशा समेशन के फॉर्म में ही लिखते हैं, यानी प्लस के साइन के साथ ही लिखते हैं। लेकिन जब हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख लिया कि E1 माइनस E2। ठीक है, अब हमें
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही मिल जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ से मिल गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है किस पॉइंट पे, P2 पॉइंट पे। और यहाँ पे भी अगर हम ये मान लें कि भैया सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 बराबर है, और ये किसका बराबर है, सिग्मा के बराबर है। तो अगर जैसे ही सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को सिग्मा के इक्वल कंसीडर करते हैं या दोनों को बराबर कंसीडर करते हैं तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0। अब 0 को 2 एप्सिलॉन नॉट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर चार्ज डेंसिटी हमारा आइडेंटिकल है तो उस केस में हमारा जो P1 और P3 पॉइंट पे रिजल्ट आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और P2 पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है, तो P1 और P3 पॉइंट पे हमारी रिजल्ट ये आएगा, और बीच वाले यानी बिटवीन द प्लेट्स वो हमारा रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रिजल्ट था जिसको कि आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई चलो यहाँ पर तो हमने दोनों को पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर कर लिया था, अगर हम एक को पॉजिटिवली चार्ज ले लें और एक को नेगेटिवली चार्ज ले लें तब क्या हो जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले इतना आप लोग फटाक से नोट करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला करते हैं इसका, कि इसका ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने लिया था कि 2 पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ क्या करेंगे कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज नहीं लेंगे, कि 2 चार्ज पैरेलल प्लेट तो होगा लेकिन अब यहाँ पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा। ठीक है, 2 चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब उसमें मान लो कि ये वाला हमारा एक तो पॉजिटिव है और इसके चार्ज की वैल्यू को अब हम लोग पॉजिटिव के बजाय थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको अब हम नेगेटिवली चार्ज सीट कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज सीट है और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज सीट है। ठीक है, और डेंसिटी अगेन इसकी हमारी ऐसे है, ये हमारा सिग्मा 2 है, इसका सिग्मा 1 और इसका हमारा सिग्मा 2 है। अब जरा ध्यान से देखा जाए कि भैया अब हमारे पॉइंट P1, P2 और P3 पे डायरेक्शन कैसे हो गए, तो अब इस चीज़ को भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक, चलो कि अब डायरेक्शन भी हम लोगों को पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें देखते हैं कि इन सारे पॉइंट पे हमारा क्या रिजल्ट रहेगा, कैसे रहेगा। ठीक है, तो इतना नोट करिए। डस्टर उठाना भाई। ठीक, वैल्यू तो हमारा ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे का क्या रिजल्ट हमारा कैसा होगा उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो रिजल्ट पे आओ। ठीक है, अब रिजल्ट पे चलते हैं। देखो, तो अगर पॉइंट 1 की बात करें और ये हमारा P3 वाला है, तो 1 वाले पे ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज E1। और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज के लिए क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये E2 की वैल्यू हमारी इधर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये P3 पे आ जाओ तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द प्लेट, और पॉजिटिव वाले के लिए यहाँ से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, वो इधर हो जाएगा। बिटवीन की अगर बात करें तो इसके लिए हो जाएगा टुवर्ड्स और इसके लिए अवे, यानी कि दोनों E1 भी इसी डायरेक्शन में होगा और E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब अगर हम पॉइंट 1 और P3 और P1 पे निकालें तो देखा हमने P3 और P1 के लिए हमारे पास ये वैल्यू तो स्टिल सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि एक शीट है, ये भी एक शीट है, एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है और एक हमारा नेगेटिवली चार्ज शीट है। तो उसके लिए ये सब वैल्यू तो हमारा मैग्नीट्यूड के मामले में तो एज इट इज़ सेम रहेगा। और इसकी सिग्मा 1 की अगर बात करें तो इसकी चार्ज की वैल्यू और इसका प्लेट एरिया, ठीक है, जो भी होगा, और सिग्मा 2 की बात करें तो चार्ज की वैल्यू और दूसरे का प्लेट एरिया जो भी होगा वो हम ले लेंगे। फार्मूला हमने यहाँ भी ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो अब भैया 1 और 3 वाले पॉइंट को समझते हैं। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 कह लो, क्योंकि सब कुछ सेम है एकदम फिगर में। ये लेफ्ट साइड काम कर रहा है, राइट साइड काम कर रहा है, नहीं हमेशा उल्टा काम कर रहा है। अब मान लो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमारा वो किस डायरेक्शन में है, मान लो E1 के डायरेक्शन में है इधर, और यहाँ पे भी किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी मान लो E1 के डायरेक्शन में है इधर। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमने माइनस कर दिया कि E1 माइनस E2। अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। रखने के बाद हमको ये मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर बराबर आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 ये निकल के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए कि जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो वहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जहाँ सेम डायरेक्शन में हो वहाँ ऐड कर देंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में P1 और P3 पे था तो हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेट का डायरेक्शन हमने इधर लिया है, यहाँ पे नेट का डायरेक्शन उधर लिया, तो इसी में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये वैल्यूज उठा के केवल यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट पे देख लो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में है तो E1 और E2 दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो पॉइंट ये निकाल लो P2 पे, तो हमारा आ गया E1 प्लस E2 दैट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे भी ले लें कि भैया सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, ठीक है, सिग्मा के, तो अब क्या आ जाएगा रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 पे कि भैया सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, तो कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे रिजल्ट होते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब इसका यूज भी हम लोग करते हैं जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, देयर आर टू पैरेलल शीट हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको ये वाले रिजल्ट की वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ जाता है, इस रिजल्ट की वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं स्फेरिकल के केस में। ठीक है, अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, कि अब हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है और थिन स्फेरिकल सेल ये दिख रहा है आपको, और इस पे हमारा टोटल चार्ज कितना है, Q है, इसके पूरे सरफेस पे हमारा टोटल चार्ज कितना है, Q है। ठीक, अब और इसकी खुद की रेडियस जो स्फेरिकल सेल की है वो कैपिटल R है, और इस स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल्स के आउटसाइड किसी पॉइंट P पर आपको, यानी कि आउटसाइड किसी पॉइंट P पर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करना था। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा स्फेरिकल सेल का जो सेंटर है इसको पॉइंट P से ज्वाइन करते हैं। सपोज ये रेडियस, ये R डिस्टेंस है, और R रेडियस का हम एक वर्चुअल सरफेस ड्रॉ करते हैं, जिस सरफेस का नाम होता है क्या, गॉसियन सरफेस। क्या नाम होता है, गॉसियन सरफेस। ठीक, अब गॉसियन सरफेस ये हमारा हो गया पूरा स्फेयर, ठीक है, जो इसके सराउंडिंग में है। और इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं, और कोई एक छोटा सा एलिमेंट वेक्टर ले लिया, एरिया वेक्टर ले लिया। अब यहाँ पे कि भाई ये तो पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमिट करेगा सराउंडिंग्स में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, और एरिया वेक्टर भी अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों का डायरेक्शन सेम, यानी कि एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो अब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाए, तो पॉइंट P के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, तो आ गया सरफेस इंटीग्रल इंटू EDA कॉस थीटा, EDA कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री हो गया। अब देखो E हमको निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो 1 इंटू डी यानी सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल इंटू DA। अब देखो ये क्लोज सरफेस के लिए है, इसलिए क्लोज इंटीग्रल लगा हुआ है, तो E और DA की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो 4πr² इंटू 5E। तो ये तो हमें पॉइंट P से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकला। सिमिलरली गॉस थ्योरम हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कि गॉस थ्योरम बराबर होता है phi E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को, पहले वाले को सेकेंड वाले को कंपेयर करो, बोथ आर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो आओ इस चीज़ को वहाँ पे हम लोग बराबर करते हैं। देखना ध्यान से कि इस वैल्यू को ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई। तो आ गया E इंटू 4πr² बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा निकला, कोई दिक्कत यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अब अगर मान लिया जाए कि भैया सिग्मा जो है, सिग्मा इज द, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो चार्ज तो हमारा इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमारा रियल सरफेस है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द वर्चुअल सरफेस। ये गॉसियन सरफेस क्या है कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है और गॉस थ्योरम को यूज करते हुए, तो उस पॉइंट से हम एक जो वर्चुअल सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बस ये इसलिए बनाया जाता है कि भैया ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, जितना भी चार्ज इनक्लोज कर रहा होगा उस चार्ज को 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, है ना। तो ये इसलिए केवल हम लोग ड्रॉ करते हैं ताकि हम यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर सके, और हमारा हेडिंग भी यही है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब इसमें हमें गॉस थ्योरम यूज करना है। अच्छा, इससे पहले वाले में हमने इसलिए यूज नहीं किया था कि क्योंकि वो शीट के लिए था, और शीट वाला हम प्रीवियस वीडियो में हमने अपलोड कर दिया था, तो इसलिए उसी से रिलेटेड टॉपिक थे वो, इसलिए वहाँ पे आपको दिखाया नहीं मैंने ये गॉसियन सरफेस बना के, क्योंकि वहाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, एक बार हम लोग बना चुके होते हैं। अब देखो तो भैया सिग्मा हमारी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी कि चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस। अब चार्ज की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो चार्ज तो हमारा चार्ज ही है, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए तो सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया हमारा कितना आ जाएगा तो 4πR का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रियल सरफेस हमारा ये है, चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो डेंसिटी हम इसी का लेंगे, इसका थोड़ी लेंगे। तो ये हमारा चार्ज की वैल्यू है, ये चार्ज की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है कि E इज इक्वल टू, देखो भाई Q के जगह हम रखेंगे सिग्मा इंटू 4πR², तो 4π ये 4π और ये 4π आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास कि सिग्मा अपॉन ε0 इंटू R²/R²। ठीक, तो एक रिजल्ट हमारा ये है जिसमें चार्ज यूज है इस सरफेस का, डेंसिटी यूज नहीं है, और दूसरा ये है जिसमें हमारा डेंसिटी यूज है, चार्ज यूज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे दो एक्सप्रेशन मिले, दो रिजल्ट मिले इन टर्म ऑफ चार्ज, इन टर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हमारा आउटसाइड की बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि अगर ये पॉइंट पी आउटसाइड के बजाय इस सरफेस पे लाई करे, यानी यहाँ लाई ना करने के बजाय यहाँ पे लाई करे अगर पॉइंट पी, तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा ये वाला जो आर है, ये वाला आर इस आर के, इस वाले आर के बराबर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है जब सरफेस पे निकालना हो तो, ठीक है, कैपिटल जो स्मॉल आर है इसको कैपिटल आर के इक्वल कर देना है। तो पहले इस चीज़ को आप नोट कर लें, इसके बाद हम सरफेस पे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप कि आउटसाइड का हमारा खत्म हो गया, अब हम निकालते हैं एट सरफेस। एट सरफेस, तो सरफेस के केस में हमारा भाई सब कुछ ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ R² की जगह क्या आएगा, कैपिटल R² आ जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। सिमिलरली ये रिजल्ट में अब यहाँ स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी स्मॉल r है, यहाँ भी हमारा कैपिटल R² आ जाएगा, यहाँ पे तो है ही, यहाँ वाला भी R² हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल R² आ जाएगा। और कैपिटल R हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या बचा सरफेस के लिए, केवल इतना बचा, सिग्मा अपॉन ε0। ठीक है, तो एट सरफेस के लिए बहुत ही आसान कि आउटसाइड निकाल लिया, सरफेस पे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब हमारे पास बचा कि अगर ये पॉइंट पी सरफेस के बजाय अब कहीं अंदर लाई करे, यहाँ पे लाई करे, तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे अगर लाई करता है तो यहाँ पे भी अगर लाई कर रहा है तो हम इसी को गॉसियन सरफेस, इसी पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अगर अंदर लाई कर रहा है तो अब यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब ध्यान से देखा जाए तो ये गॉसियन सरफेस चार्ज हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, तो आपने कहा सर बिल्कुल नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, आर मान ली। ठीक है, ये इनसाइड के लिए अगर हमें निकालना है तो ध्यान से देखना, एट सरफेस खत्म हो गया, इनसाइड निकालने जा रहे हैं अब, तो हमने कहा इनसाइड। तो भाई इस सरफेस के लिए अगर हम फाई की वैल्यू निकालेंगे तो सिमिलरली ऐसे ही फार्मूला लगेगा, और यहाँ फिर से हमारा स्मॉल R² आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी कि भाई होता तो यही है कि Q/ε0, लेकिन क्या ये गॉसियन सरफेस जो है, ये वाला गॉसियन सरफेस जो है, क्या ये गॉसियन सरफेस कोई चार्ज इनक्लोज कर रहा है, आंसर इज नो, कोई चार्ज, दिस सरफेस डज नॉट इंक्लोज एनी चार्जेज, दैट्स वाई ये वैल्यू तो हमारी 0 आ गई। अब इसको इसके साथ कंपेयर किया जाए तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ गया, और इस r के जगह हमारा स्मॉल r है, स्मॉल R²। अब E की वैल्यू निकालने पे हमें रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो जब ये 0 मिला तो किसी भी इधर भी निकालोगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे, हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी,
इसमें कि अगर सरफेस के बाहर है तो कुछ और रिजल्ट है, सरफेस पे कुछ और रिजल्ट है, अंदर जीरो हो गया। तो अगर इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, इसके लिए अगर हम ई वर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो वो भी हम लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो पहले इतना आप लोग नोट कर लेंगे, इसके बाद ग्राफ को समझते हैं। देखो बेटा, और इस फिगर को मैं मिटाने जा रहा हूँ अब। ध्यान से देखना आप लोग, और तीनों रिजल्ट ध्यान मैं लिखने भी जा रहा हूँ, रिजल्ट को भी आप लोग देख लो कि अगर हम ई आउटसाइड निकालें तो हमारा क्या मिला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिख दिया r इज ग्रेटर देन r। ठीक है, ये हमारा रियल रेडियस है और ये आउटसाइड वाला रेडियस है, q बाई स्मॉल r स्क्वायर। एक तो ये निकला। डेंसिटी के टर्म में हमारा क्या निकला कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बटे में r स्क्वायर। ठीक, ई सरफेस पे अगर हमने निकाला तो क्या निकला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, और यहाँ r आपस में बराबर था, और यहाँ से वैल्यू क्या निकला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड हमने निकाला, इनसाइड की वैल्यू क्या मिला 0 मिला। तो हमारे ये 3 रिजल्ट मिले, 1 2 3। और इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें कि सपोज ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज सेल था, थिन शेल था, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये वाली बाउंड्री देखो यहाँ से, ठीक, ये वाली बाउंड्री यानी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोई एग्जिस्ट नहीं भी करेगा। तो हमारा इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, ये हमारा ई है और ये हमारा डिस्टेंस है इधर। तो यहाँ से यहाँ तक सरफेस से लेके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब अचानक से यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है, कितनी मिल रही है भाई सरफेस पे, तो इतनी हमारी वैल्यू मिल रही है सरफेस पे। तो यहाँ पे सीधे हमारी वैल्यू आ गई कि भैया के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब यहाँ पे वैल्यू मिल गई तो सीधे हम ये इस लाइन को यहाँ पे ले आएंगे यहाँ तक। और उसके बाद हमने क्या देखा कि इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड वाली ये हो गई, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। क्या कि ई आउटसाइड जो है वो कैसे है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है। बाकी चार्ज कांस्टेंट है और ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है तो ऐसे वेरी कर गया, और ये ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ बन गया। आप चाहे तो दोनों तरफ भी बना सकते हो, इधर से भी आप बना सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को आप इधर से भी बना सकते हो कि भैया यहाँ से हमारा कुछ नहीं है और यहाँ पे सीधे मैक्सिमम हो गया और यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, तो इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। आप फ्री हो दोनों तरफ बनाने के लिए, चाहे एक तरफ बनाओ चाहे दोनों तरफ बनाओ। और ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, और ये एक्चुअल में हमारा रेडियस है कैपिटल आर। ये हमारा क्या है कैपिटल आर, यानी इस आर के अंदर और सेंटर तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी 0 है। और उसके बाद सडनली यहाँ तक आ गया, मैक्सिमम हो गया, यानी कि ये वैल्यू आ गई, और उसके बाद फिर डिक्रीज करना शुरू हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हमारा ऐसे ग्राफ बन जाता है। तो इधर भी बना है उधर भी बना है, आप दोनों तरफ बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आज के लिए चाहे इतना ही रहने देते हैं। बाकी कल हम लोग जो है इससे रिलेटेड और कुछ पढ़ लेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेंगे। वैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मेरे दिमाग में है, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरीके से कि अगर एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ये शो करें कि उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। तो हम मान लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन है, समझ लेते हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पास हो रहा है, ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, और इस सिलेंडर से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0 है। ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूविंग के लिए आता है। तो हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। हमारे पास 3 सरफेस हैं, एक ये वाला सर्कुलर फेस है क्लोज,
और एक ये वाला क्लोज फेस है और एक ये कर्व्ड वाला पोर्शन है। तो कहीं भी ले लो, एक यहाँ पे छोटा सरफेस एरिया ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर की बात करें तो वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, यानी ये जो हमारा सर्कुलर फेस है इसका एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच यहाँ पे एंगल हमें क्या मिला, 0 डिग्री। अब इस वाले पे आ जाओ, तो इस वाले सरफेस पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इसी डायरेक्शन में है, वो तो प्री डिफाइंड है, पहले से है। और एरिया वेक्टर इस सर्कुलर फेस के परपेंडिकुलर होगा, तो सर परपेंडिकुलर हो गया। और अब यहाँ पे एंगल देखो तो दोनों एंटी पैरेलल हो गए, तो एंगल हमारा हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये तीसरा वाला, तीसरा सरफेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई यहाँ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इससे एरिया वेक्टर की बात करो तो इसका एरिया वेक्टर हमारा इधर आ गया। अब दोनों के बीच एंगल देखो तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एंगल आ गया 90 डिग्री। अब अगर हम बात करें कि भैया यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो इस सरफेस का चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मान लिया φ1 है, तो φ1 हमारा आ गया कि क्लोज सरफेस, ठीक, EDA cos 180 डिग्री। अब cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमारा निकल के आ गया E इंटू माइनस साइन के साथ इंटू DA, चलो तो माइनस का E और इस DA को इंटीग्रेट कर दिया, टोटल एरिया लिख दिया ये। अब इस तरीके से ही अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें कि मान लिया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी जो कर्व्ड पोर्शन है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 है, तो यहाँ तो एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो सरफेस इंटीग्रल लगाया हमने EDA cos 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म यानी कि φ2 की पूरा रिजल्ट हमारी क्या आ गया, 0। अब आ जाते हैं तीसरे पे, भैया तीसरे पे आ जाओ, तो तीसरे पे बेटा देखो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन और एंगल है 0 डिग्री, तो हमने कहा कि यहाँ तीसरे के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा φ3, ये आ गया क्लोज सरफेस इंटू EDA cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 से EDA को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा कि क्लोज इंटू DA, और इसका E और इस सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन मान लो ये है। तो देखो हमें φ1 मिल गया, φ2 मिल गया, φ3 मिल गया। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालें तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आ जाएगा कि अगर हम नेट या टोटल निकालते हैं तो भाई सबको जोड़ दें, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो ये वैल्यू हमारा है माइनस का E है, ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू है प्लस का E है, रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये भी है, ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये हमारा एक क्यूब है, ये हमारा एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे कोई एक चार्ज क्यू रखा है और इसके एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। ये हमारा क्या था, ये हमारा एक क्यूब था और क्यूब के सेंटर पे क्या था, एक चार्ज रखा हुआ था क्यू, और इस क्यू की वजह से किसी इस स्क्वायर फेस के किसी एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। तो हम लोग यहाँ पे सीधा गॉस थ्योरम लगा देते हैं कि गॉस थ्योरम क्या कहता है कि φE बराबर Q/ε0। और ये हमारा क्यूब जो है ना ये क्लोज सरफेस है पूरा। अब तो इसमें कितने फेसेज होते हैं, तो देयर आर 6 फेसेज, तो यानी कि 6 फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 6 फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है Q/ε0। तो किसी एक फेस से पास होने वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसके 6 टाइम 1/6 टाइम, तो एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये भी एक पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हो, इस फेस से क्या हो रहा था, एग्जिट कर रहा था, और इस फेस में क्या कर रहा था, इंटर कर रहा था। तो हमेशा ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है ये एक बार ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव तब होगा जब हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होंगे और इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल नहीं, पैरेलल होंगे, तब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव मिलेगा। और नेगेटिव तब आएगा कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये एंटी पैरेलल होंगे, क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, और उस केस में हमारा जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। और cos 180 की वैल्यू -1 होता है, cos 180 की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। दैट्स वाई अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और इस तरीके के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो ये भी हमने आपको बता दिया। बाकी और भी क्वेश्चन हम आप लोगों को अपग्रेड करते रहेंगे और होप सो स्टेट बोर्ड हमारे होने स्टेट बोर्ड और CBSE के जो है अनसोल्ड क्वेश्चंस, अनसोल्ड पेपर के भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो हो सकता है अपकमिंग 1-2 वीडियो के बाद आप लोगों को अनसोल्ड के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले, पूरा कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आप लोग मेहनत करो। सारे जितने भी टीचर्स हैं सब अपने बच्चों को, कोई भी ये नहीं चाहता है कि किसी का नुकसान हो, सब अच्छा करें और अच्छे नंबर्स लाएं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करो और अच्छे रिजल्ट लाओ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।